नमस्कार, आप सभी का हिंदी युग चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र उपाध्याय उपस्थित हूँ आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समास। समास को हम लोग बहुत ही गहराई से आज अध्ययन करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से समास से संबंधित काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं समास। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किनका संक्षेप? दो शब्दों का। दो या दो से अधिक शब्द जब संक्षिप्त होकर के एक समस्त पद का रूप ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसे समस्त पद को समास कहते हैं। जैसे निर्जन, विद्यालय। तो यहाँ देखेंगे कि दो शब्द आपस में जुड़ करके आकृति में भी, आकार में भी कुछ कमी ला रहे हैं और उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे पदों को कहेंगे समास। ये क्या होते हैं? एक पदीय भाव। एक पदीय भाव समासः। एक पदी, एक पदीय भाव समासः, जिनमें एक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे हम शब्दों को कहेंगे समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद समास के माने गए हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि, और चौथा है द्वंद्व। तो ये 4 समास के भेद। इसी तत्पुरुष के दो अन्य महत्वपूर्ण भेद हैं, जिनमें पहला कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। तो ये चार्ट आपको तैयार करना है। समास के कुल 4 भेद: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। इस तत्पुरुष के दो अन्य प्रमुख भेद हैं कर्मधारय और द्विगु। आज हम इस वीडियो में एक एक करके सारे समास का अध्ययन विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। तो बने रहिए और निश्चित रूप से आपको समास को समझने में बहुत ही सरलता का अनुभव होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला समास अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। हम लोग पिछली वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो अव्यय आप लोग जानते होंगे, अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय यानी अविकारी। अव्यय का मतलब अविकारी। तो वही अविकारी भाव जब समस्त पद अव्यय जैसा भाव देने लगे तो ऐसे समास को कहेंगे अव्ययी भाव समास। या फिर इनमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद प्रधान होता है। इस पद में पूर्व पद की प्रधानता होती है। और पूर्व पद क्या होता है? अव्यय। अव्यय यानी जिनको तोड़ने पर सार्थक अर्थ न प्राप्त हो, या फिर जो एक प्रकार से अविकारी शब्द हों, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर उन पर कोई विकार ना होता हो, ऐसे शब्दों को कहेंगे अव्यय। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति,
तो आप देखेंगे प्रति, यथा, इसमें क्या है, अव्यय, और यह प्रति और यथा ये पूरे पद को अव्यय के भाव की तरह दे रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे अव्ययी भाव। इसमें पहला पद यही प्रधान होता है, पूर्व पद, इसी की प्रधानता होने के कारण अव्ययी भाव यह कहा जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब हम लोगों ने कारक पढ़ा है और कारक को समझने के लिए विभक्तियों को भी हमने पढ़ा है। कारक को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम विभक्तियां कहते हैं, और यदि हम कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़ दें तो जितने भी कारक हैं उनके आधार पर इन तत्पुरुष का नामकरण हो जाता है। तो कर्ता को छोड़ देंगे और संबोधन को, तो क्या बचेगा, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। तो इतने प्रकार के तत्पुरुष कहलाएंगे, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। जैसे देशभक्ति, तो समास विग्रह करेंगे इसका, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो यहां क्या हो गया, देशभक्त में संप्रदान तत्पुरुष। इसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो इस प्रकार देखेंगे कि जिन शब्द में विभक्तियों का प्रयोग हो, खास करके कर्म से लेकर के और अधिकरण कारक तक, तो वह उन्हीं के नाम पर, उन्हीं कारकों के नाम पर वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, जैसे संप्रदान, देशभक्ति, देश के लिए संप्रदान का क्या है, देश के लिए लगा है, तो इस शब्द में संप्रदान है, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। स्वर्ग को प्राप्त, समास विग्रह करेंगे, स्वर्ग को प्राप्त, को द्वितीय कर्म, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। अब इसमें दो अन्य भेद हैं इसके, कर्म तत्पुरुष और कर्मधारय, और दूसरा दिग्। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय का अर्थ है कि जिन समास में विशेषण विशेष भाव हो उन्हें हम कहेंगे कर्मधारय समास। क्या है, विशेषण विशेष भाव, विशेषण विशेष्य भाव। जिन शब्दों में विशेषण और विशेष, विशेषण विशेष भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य, और जिससे विशेषता बताई जाए वह विशेषण, जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए वह विशेषण। तो यह विशेषण विशेष के रूप में हमारे सामने आता है। इसके कुल 4 भेद हैं। पहला विशेषण विशेषण
दूसरा है विशेष्य, तीसरा है विशेषण उभय पद, और चौथा है विशेष्य उभय पद। विशेषण कर्मधारय, विशेष कर्मधारय। तो विशेषण कर्मधारय किसे कहेंगे? जिन समास का पहला पद विशेषण हो उसे विशेषण कर्मधारय समास कहेंगे। जिस समास का पहला पद विशेषण हो उसे विशेषण कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे पीतांबर, नीलांबर। तो इसमें देखेंगे पहला पद विशेषण है। पहला पद विशेषण होने के नाते इसमें विशेषण कर्मधारय समास हुआ है। दूसरा है विशेष्य पहले रहेगा। यह विशेषण कर्मधारय का उल्टा है। जहां विशेषण कर्मधारय में सबसे पहले विशेषण होता है तब विशेष होता है, वहीं विशेष कर्मधारय समास में सबसे पहले आपका विशेष रहेगा फिर विशेषण रहेगा। जैसे कुमार श्रमणा, ऐसी कुंवारी लड़की जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया है। तो ये विशेष है, यह विशेषण है। विशेष पूर्व में होने के कारण यह विशेष कर्मधारय समास हुआ। फिर से इसको देखिए, विशेषण में सबसे पहले विशेषण रहेगा फिर विशेष रहेगा, विशेष में सबसे पहले विशेष रहेगा फिर विशेषण रहेगा। अब तीसरा है विशेषण उभय पद कर्मधारय। जिस समास के दोनों पद विशेषण हो उन्हें विशेषण उभय पद कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण हमने पढ़ा है, तो विशेषण वही विशेषण जब यहाँ पर दो विशेषण एक साथ प्रयोग होंगे तब विशेषण उभय पद कर्मधारय हो जाएगा। जैसे लाल पीला, हरा लाल। यहाँ रंग भी आकार कुछ भी ले सकते हैं। जितने विशेषण हैं उनको रिपीट करेंगे दो बार, दोनों पद विशेषण ही रहेंगे तो विशेषण उभय पद कर्मधारय समास हो जाएगा। और अंतिम है विशेष्य उभय पद कर्मधारय समास, जहां पर दोनों पद विशेष्य हों। जैसे आम गाछ या आम्र गाछ, आम्र वृक्ष। इसमें देखेंगे दोनों पद विशेष हैं, दोनों पद विशेष हैं। इसी कारण से यहाँ पर विशेष उभय पद होने के कारण विशेष उभय पद कर्मधारय हो गया। इसी प्रकार कर्मधारय के दो अन्य भेद भी माने गए हैं। दो, जिसमें यदि कर्मधारय में उपमा रहे तो तब भी वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा, यदि रूपक रहे तब भी वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे उपमा कर्मधारय देखेंगे, उपमा कर्मधारय जैसे घनश्याम, जैसे घनश्याम। अब रूपक में देखेंगे चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो इस प्रकार से जिस समास में उपमा और रूपक रहे वहां पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा। आपको समझने के लिए, जिस शब्द में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों रहे तो वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है द्विगु।
दूसरा है द्विगु। संख्या पूर्वे दिगु, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो वहां पर द्विगु समास हो जाएगा, या जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, या फिर आप कह सकते हैं जिस कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। जैसे पंचवटी, पंचवटी, चौराहा, इसी प्रकार नवरत्न। तो जहां पर संख्याओं का बोध हो शुरुआत में ही वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। तो इस प्रकार यह तत्पुरुष समास हुआ। अब है तीसरा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो इसको जानेंगे हम लोग। उत्तर पद बहुव्रीहि, उत्तर पद प्रधानो बहुव्रीहि, जिस पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। इसके कुल 4 भेद होते हैं। पहला समानाधिकरण बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा व्यधिकरण बहुव्रीहि। तीसरा तुल्य योग, तुल्य योग बहुव्रीहि। और चौथा है व्यतिहार, चलिए इनको समझते हैं हम लोग। व्यतिहार बहुव्रीहि। अब सबसे पहले जानते हैं बहुव्रीहि समास में क्या होता है। जब दो पद अपना अपना स्वतंत्र अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं तब वहां पर होगा बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, दस आनन, दोनों दस और मुख अपने अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर तीसरे शब्द की ओर रावण की तरफ अर्थ देते हैं, तो उसे हम कहेंगे, यहाँ पर अन्य पद प्रधान हो गया, इसी कारण से इसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें जो पहला भेद है समानाधिकरण बहुव्रीहि का, जिस समास का पहला पद, जिस समास के पहले पद में प्रथमा विभक्ति छिपी हो उसे हम कहेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि। जैसे प्राप्तोदक, जल को प्राप्त। तो यहाँ पर या फिर एक संपूर्ण पद में एक ही विभक्ति हो उसे कहेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा है व्यधिकरण। व्यधिकरण का अर्थ है जिसमें पंचमी और या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो, वहां पर कहेंगे व्यधिकरण बहुव्रीहि। जैसे वीणा पाणी,
शूल पाणी, वीणा पाणी, शूल पाणी। तो इसमें ज्यादातर पंचमी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको कहेंगे व्यधिकरण बहुव्रीहि। तीसरा है तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग में सह का प्रयोग होता है, सह। सह में सिर्फ स बचता है, ऐसे सपरिवार, सबल। तो यहाँ पर सह के अर्थ में तुल्य योग। व्यतिहार में लड़ाई झगड़े, किसी से लड़ाई झगड़े होने के भाव को व्यक्त किया जाता है, जैसे या फिर मुक्का मुक्की, धक्का मुक्की, या फिर मारा मारी। तो इस प्रकार से जहां पर लड़ाई झगड़े और किससे हो रहा है, हाथों या फिर बहुत सारे प्रयोग, जैसे जिस भी चीज से हम लड़ाई करते हैं उस चीज को बताने के लिए जब किसी शब्द को 2 बार प्रयोग करेंगे तब वहां पर हो जाएगा व्यतिहार बहुव्रीहि। जैसे मुक्का मुक्की, लाठा लाठी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यह हुआ पूरा बहुव्रीहि समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चौथा है। इसका है उभय पद प्रधान। जहां पर दोनों पद की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे और दोनों पद की प्रधानता के कारण ही इसे हम कहेंगे द्वंद्व समास। इसके कुल 3 भेद हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा समाहार द्वंद्व। तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। तो ये 3 समास हैं। जिस समास में इतरेतर में जिस समास में और शब्द छिपा होता है उसको कहते हैं इतरेतर द्वंद्व। इसमें और शब्द छिपा होता है और एक योजक के द्वारा वह जुड़ा होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन। तो ये और योजक डैश से जुड़ा है और इसमें छिपा हुआ है। अब दूसरा है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है समष्टि, समूह या समष्टि का बोध कराए। समाहार का मतलब समष्टि या समूह का बोध कराए, जैसे आहार, आहार निद्रा। यह कहता है कि आहार निद्रा ही नहीं बल्कि आहार निद्रा, आहार से लेकर निद्रा या इसी तरह की अन्य भी चीजें। अगला है दाल रोटी। तो दाल रोटी का मतलब सिर्फ दाल रोटी नहीं बल्कि दाल रोटी का मतलब गृहस्थी संबंधित अन्य भी चीजें। तो ये समूह का या समष्टि का बोध कराने के कारण इसको कहेंगे हम समाहार द्वंद्व। और वैकल्पिक में या और अथवा शब्द छिपा रहता है, या और अथवा। चलिए देखते हैं इसको।
या और अथवा शब्द छिपा रहता है, जैसे भला या बुरा। तो इसमें और शब्द छिपा अथवा या अथवा छिपा होने के कारण वैकल्पिक द्वंद्व यहाँ पर हो जाएगा। तो ये रहा समास। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही सरलता से समझ में आया होगा। धन्यवाद।